हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है एफएसटी। ठीक है, एफएसटी 8 का पेपर डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के 51 से 75 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं करवाने वाली हूं और बाकी यानी कि 76 से 100 तक के क्वेश्चंस आपको उपेंद्र सर करवाने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। थोड़ी बहुत कुछ कंसेप्ट रह गए होंगे, कुछ माइनर सी मिस्टेक्स होंगी, वो आपको डिस्कशन के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें और सभी बच्चे इस पेपर डिस्कशन को जरूर देखें। ठीक है, तो आज का पेपर डिस्कशन स्टार्ट किया जाए एफएसटी का। चलिए अपने मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सब का मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत हम अपने पेपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से जो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट द्वारा अभिक्रिया कर सकता है, यहाँ पर जो हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ भाई इनमें से कौन है, यानी कि एथेन है, डाईएथिल ईथर है, एथिलीन है या एसिटिलीन है, कौन अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ अभिक्रिया कर सकता है, यानी कि जलीय अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर सकता है। एक तरह से अगर आप देखो तो ये टॉलेंट रिएजेंट है। ठीक है, टॉलेंट रिएजेंट यानी कि टॉलेंट अभिकर्मक जो कि एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मेनली इसके जो टेस्ट होते हैं या ये जो अभिक्रिया कर रहा होता है, तो अगर हम बात करें तो किसके साथ है, एसिटिलीन हो गया, एस्टल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड हो गया, इन सबके साथ। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो एसिटिलीन के साथ होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। यहाँ पर H की जगह क्या हो जाएगा, सिल्वर जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिल्वर जुड़ जाएगा। तो ये अभिक्रिया रहेगी कुछ इस तरह से, ये अभिक्रिया रहेगी, क्या बनेगा, डाई सिल्वर एस्टेल्डिहाइड। ठीक है, एसिटिलाइड बनेगा, डाई सिल्वर एस्टिलाइड। अब देखो ये रिएक्शन आपकी हो गई है, तो इसके लिए इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब AgNO3 के साथ ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर ये एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, किसके साथ, एसिटिलीन के साथ। इतना क्लियर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब देखो 52 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है यहाँ पर, टॉलिन की रिएक्शन होती है Br2 से एनहाइड्रेट AlCl3 के साथ। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, जो क्या बनाता है, एक ऑर्थोब्रोमोटॉलिन और पैरा। ठीक, तो यहाँ पर दो तरह के बनते हैं। अब रिएक्शन देखो कैसे हो रहा है ये, यहाँ पर आप बात करो, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, ब्रोमीन 2 से। तो यहाँ पर दो चीजें बनेंगी, एक ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक पैरा पर, दो तरीके से होगा। देखो यहाँ पर रिएक्शन दे भी रखा है। अब पूछा जा रहा है इसमें से अटैकिंग स्पीसीज बताओ, यानी कि जो आक्रमण करने वाली प्रजाति होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो ये बताना है। तो सबसे पहले देखो दो तरीके का रिएक्शन हमने बता दिया, एक बार यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ रहा होगा, एक बार यहाँ पर जुड़ रहा होगा। क्लियर। अब AlCl3 के साथ जब रिएक्शन हो रही होगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से, ये ब्रोमीन जो होगा वो यहाँ पर इस तरह से Cl है। ठीक है, ये ब्रोमीन जो होगा, एक ब्रोमीन इनमें से क्या करेगा, इनका बॉन्ड टूटेगा पहले तो। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा जब, तो एक ब्रोमीन क्या कर लेगा, Br+ बना लेगा और एक जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जाकर जुड़ जाएगा और एक क्या बना लेगा, ब्रोमियम प्लस आयन, यानी कि कैटायन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, अटैकिंग स्पीसीज क्या बन गई, यहाँ पर ब्रोमोनियम आयन। क्या बन गई, ब्रोमोनियम आयन बन गया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ब्रोमीनियम जो होगा वो अटैकिंग स्पीसीज हो जाएगी और माइनस वाला क्या हो जाएगा, जाकर जुड़ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, Br+। क्लियर। तो Br+ का मतलब क्या है, ब्रोमाइन आयन नहीं,
प्लस है यानी कि लास्ट में ईएम जुड़ जाएगा तो ब्रोमिनियम आयन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्लियर? बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर बनेगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53rd क्वेश्चन देखो जल्दी से क्या बोल रहा है, पढ़ो फटाफट। 53rd क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन है यहाँ पर मेटेरियम की परमाणु संख्या 110 है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें इस वाले तत्व की यानी कि मेटेरियम की बात करें, ठीक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 109, यानी कि ये कथन क्या है, गलत है। ठीक, कथन दो कह रहा है कॉपरनीशियम का प्रतीक Cp है। नहीं, कॉपरनीशियम का प्रतीक होता है Cn, यानी कि ये भी गलत है ना, ये गलत है। और कथन क्या हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, कथन दो भी गलत है, कथन एक भी गलत है, कथन दो भी गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा बताओ जल्दी से, आंसर कौन सा सही होगा। अच्छा ये क्वेश्चन बताएं आपके नीट में पूछा भी गया है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 80 पर मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 80 पर फर्स्ट एनसीईआरटी आप देखोगे चैप्टर 3 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से दोनों ही गलत हैं, तो दोनों गलत हैं, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों गलत है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये सही हो जाएगा। 53 का समझ में आ गया सभी को। 54 की तरफ बढ़ा जाए। चलो 54 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अमोनिया के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला अभिकर्मक कौन सा होगा। तो ये तो बहुत फेमस सा क्वेश्चन है। अमोनिया के परीक्षण के लिए हम नेस्लर अभिकर्मक का उपयोग करते हैं, यानी कि K2HgI4 + KOH। ठीक है, तो ये आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। देखो मॉलनेस अभिकर्मक का यूज तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक, और फेंटन की अगर हम बात करें तो FeSO4 और H2O2 होता है। इसी तरह अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की बायर अभिकर्मक एल्कलाइन 1% होता है KMnO4 + KOH। ठीक, इसके साथ इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अच्छा नेस्लर अभिकर्मक का जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होता है, K2HgI4 + KOH। ठीक है, नेस्लर अभिकर्मक। क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। यहां तक की चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 55 नंबर का क्वेश्चन, चलो 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन एक क्या कह रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है एक सदिश राशि है क्योंकि उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये तो सही है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अब सेकंड कथन क्या कह रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण आमतौर पर डिबाई में व्यक्त किया जाता है। ये भी सही है, लेकिन आगे वैल्यू देखो क्या दे रखी है डिबाई की, 3.3 × 10⁻+30 सेंटीमीटर नहीं। अब देखो कुछ लोग इसको यहाँ तक पढ़ के ही दोनों को सही बोल देंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन पूरा बहुत ध्यान से पढ़ना है। वैल्यू देखो इसकी क्या होती है, एक डिबाई की इसकी होती है 3.33 × 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होती है वैल्यू। दे क्या रखा है कथन में, प्लस का 30, तो यहाँ पर ये कथन रॉन्ग है। ठीक है, कथन दूसरा गलत है, कथन पहला क्या है, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या सही होगा, आंसर बताओ जल्दी से, सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट सही है लेकिन कथन दो गलत है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 56 नंबर का क्वेश्चन, 56 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ संकुल आपको दे रखे हैं। ठीक है, 3 संकुल दे रखे हैं और इनमें बताना है कि ये आपस में कौन सी समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर इन्हें ध्यान से देखो तो अगर आप यहाँ देखोगे H2 निकलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 H2 थे, यहाँ एक बचा, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो H2 का मतलब हाइड्रेशन हुआ। तो यानी कि किस तरह की समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं, हाइड्रेट समावयवी हुए। कैसे, जलीय समावयवी अगर हम इनकी बात करें। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। चीजें समझ आ रही है यहाँ तक, यानी कि किस तरह का समावयवी हुआ, ये हाइड्रेट समावयवी हुआ। ठीक, आयनाइजेशन का मतलब है यहाँ पर आयनी समावयवी, कोऑर्डिनेशन का मतलब है उपसह संयोजक समावयवी। ठीक है, या संकर या जटिल कह सकते हैं आप। क्लियर है इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए।
57 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो ये समझ में आ गया। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट में लिगेंड है, यानी कि लिगेंड बताना है। तो लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट, इसकी संरचना क्या होगी, देखो लिथियम प्लस, ठीक है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम होगा, 3 H इस तरह से जुड़े होंगे, ठीक। एक H आपका उपसह संयोजन बंध बना रहा होगा, ठीक है, किस तरह का, उपसह संयोजन बंध, ठीक है, इस तरह का बंध बना रहा होगा, क्लियर। और यहाँ पर माइनस, क्लियर। तो इस हिसाब से देखो एल्यूमिनियम किससे सराउंडेड है, H माइनस से, किससे सराउंडेड हो जाएगा, H माइनस से सराउंडेड हो जाएगा, क्लियर। इतनी चीजें, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर इतनी चीजें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका, लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट में लिगेंड क्या होगा, H माइनस होगा, क्या होगा, H माइनस होगा। बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं, ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ तक की चीजें क्लियर है, 57 तक की। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 58 क्वेश्चन कह रहा है एक अष्टफलकीय संरचना में D2sp3, ठीक है, ये गलत है। संकरण में सम्मिलित D कक्षकों का युग्म, तो इसमें D कक्षक कौन कौन से सम्मिलित होंगे बताओ, dx² माइनस y², और एक कौन सा सम्मिलित हो सकता है, dz²। तो देख लो भाई कौन सा इसमें दे रखा है, 2 ही है ये, तो कौन सा आंसर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो फर्स्ट आंसर हमारा इसमें राइट होगा, ठीक है, क्लियर। एक ये बन रहा होगा, एक ये होगा, ठीक, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यहाँ पर एक संकुल दे रखा है, इसका IUPAC नाम आपको बताना है। तो IUPAC नाम बताने के लिए पहले तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था देख लेते हैं, ठीक, निकालो, देखो कैसे निकालोगे, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था को X मान लिया, प्लस 5 इसकी 0 हो गई, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 और इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। NO2 की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी माइनस का, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर 2 माइनस इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, क्या बन जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये x, ये 0 हो गया पूरा, ये पूरा 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 2 और ये माइनस का 2, ठीक है। अच्छा ये 1 होगा ना, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ये 1 होगा, ठीक, तो ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको पूरा इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या हो गया 1। अब बताओ ये कितनी हो गई, -3, यानी कि x बराबर क्या आएगा, +3, यानी कि कोबाल्ट का जो होना चाहिए थर्ड होनी चाहिए, थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होगी 3। तो सेकेंड वाले ऑप्शन तो कट गए, देखो ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गए। अब बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक, फर्स्ट और फोर्थ में हमारा कोई भी आंसर हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर NO2 की बात करें तो इसे नाइट्राइटो बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, नाइट्राइटो, ठीक। तो उससे पहले हमें लिखना है पेंटामाइन, पेंटामाइन क्यों, क्योंकि 5 है, तो यहाँ पर पेंटामाइन नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्राइटो से स्टार्ट हो गया। इतना क्लियर है यहाँ तक की चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 59 तक की चीजें क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 60 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है फटाफट। यहाँ कह रहे हैं सामान्य रासायनिक, ये मात्रा लगेगी, रासायनिक अभिक्रिया 2A + 3B से उत्पाद बना, यानी कि कोई अभिक्रिया है 2A + 3B, यहाँ पर आपको कोई उत्पाद मिला, ठीक है। अब बोल रहा है उत्पाद के लिए A के विलुप्त होने की दर क्या है, R1 है, क्या है, R1 है, और B के विलुप्त होने की दर R2 है। तो इनमें R1 और R2 में जो संबंध है वो क्या होगा बताओ, ठीक है, वो बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, रिएक्शन आप सभी को दे रखी है ऑलरेडी, आपको पता है -1/2 dA/dt, ठीक। इसी तरह -1/3 हो जाएगा इसके लिए 2 यूज हुआ, इसके लिए 3 dB/dt, ठीक, ये हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक की चीजें।
ये कैसे आया आप सभी ने पढ़ रखा है ये, ठीक है, क्लियर। देखो इसको फिर से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा dB/dt, ठीक, और ये 3 है माइनस का। अब देखो इनकी वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी, विलुप्त होने की दर क्या है R1, ये क्या है दर R1/2 माइनस, ठीक, इसकी दर दे रखी है R2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का R3, ठीक, कितना R2 दे रखा है R2/3, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जस्ट माइनस से माइनस ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3R1 इक्वल्स टू यहाँ पर 2R2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर आपको संबंध क्या पता चल गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर बताओ जल्दी से, सॉल्व करोगे तो 3R1 इक्वल्स टू 2R2, 3R1 इक्वल्स टू 2R2। अब देखो कहाँ पर है 3R1 इक्वल्स टू 2R2, हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। क्लियर, इतनी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है, तो यानी कि 60 का 1 यहाँ पर हमारा आंसर बन गया। R1 और R2 में क्या संबंध है, 3R1 इक्वल्स टू 2R2। डन। नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है ग्लूकोज विलयन के हिमांक बिंदु का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा, ठीक है। देखो हिमांक बिंदु की बात आई है, तो यहाँ पर हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वांट ऑफ फैक्टर और कंसंट्रेशन के, तो वांट ऑफ सबका सेम होगा, ग्लूकोज की बात हो रही। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, मतलब मोलरता अगर देखें, ठीक, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 10 3 2 1 ये वाला ट्रेंड जो होगा, ये वाली सीक्वेंस सही होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक। इसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डन, इतनी चीजें क्लियर है, यानी कि नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा होगा, मोलैरिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। 10 ग्राम हाइड्रोजन तथा 64 ग्राम ऑक्सीजन को, ठीक है, 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक, इनको एक स्टील के पात्र में रखकर विस्फोटित किया जाता है, तो इस अभिक्रिया में बनने वाले पानी की मात्रा बताओ। यहाँ पर पानी बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये कितना है, ये 10 ग्राम दे रखा है, ये कितना दे रखा है 64 ग्राम दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पर जो वाटर बन रहा है इसको बैलेंस कर लो 2H2, ठीक। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले मोल्स के नंबर निकालो, 10 दे रखा है, 10/2, तो यहाँ पर 5 मोल आ जाएगा। इसका अगर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 64 दे रखा है, ये 32 हो गया, तो कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, O2 सीमांत अभिकर्मक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 2 यहाँ पर 1 मोल से हमें 2H2 प्राप्त हो रहे हैं, तो 2 के लिए दुगना कर दो, 2 × 2 यानी कि 4 मोल, 4 मोल, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। डन। नेक्स्ट 63 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करें, यानी कि कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 में जैसे निश्चित अनुपात और यहाँ पर एकाधिक अनुपात की जगह ये हो जाएगा गुणित अनुपात, ठीक है, इसको गुणित अनुपात कर लेना। गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, गैसीय आयतन का नियम। अब उसके जस्ट सामने उनके जिन्होंने डेवलप करा है, प्रपोज की है थ्योरी, उन साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, तो आपको सही मिलान करके बताना है। तो द्रव्यमान संरक्षण आप जानते हो, सबसे पहला नियम यही है, आपने पढ़ रखा है, किसने दिया है, एंटोनियो लवोसियर ने सन 1789 में दिया था ना, तो यहाँ पर एंटोनियो लवोसियर होगा, लवोसियर, ठीक। तो इसको सही कर लेना, बाकी ये ठीक है। तो यहाँ पर C का सेकेंड, तो चलो ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, है ना, ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। C का सेकेंड पर हम लोग श्योर हैं, तो C का सेकेंड देखो इनमें से कहाँ पर है,
यहाँ पर नहीं, यानी कि ये ऑप्शन गलत, यहाँ पर है यानी कि ये हो सकता है सही। आगे मैच करते हैं, सी का 4th ये भी गलत, सी का 1 ये भी गलत। देखो एक क्वेश्चन का एक हमने टर्म उठाया और उससे हमें आंसर मिल गया, तो इससे क्या हुआ, समय बचा ना, समय बच गया और इस आंसर में हम श्योर भी थे। ठीक, जिसमें श्योर हो उसको लेकर बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो, तो इससे टाइम बच गया और वही टाइम हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बाकी की अगर आपको मैच करना है आप मैच कर लो। फर्स्ट का अगर आप देखोगे निश्चित अनुपात का नियम तो प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेकंड गुणित अनुपात का नियम देखोगे तो ये आपको डाल्टन ने दिया था। गैसीय आयतन का नियम गैलुसैक ने दिया था। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आंसर सेकंड राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। चलो 64 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसके समान आयतन को मिलाने पर CaF2 का KSP दे रखा है का अवक्षेप बनेगा। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन लिखो CaF2। ठीक है, ये रिएक्शन होगी Ca+2 + 2F-, ये रिएक्शन हुई। अब आपको यहाँ पर हर वैल्यू के लिए इसके KSP को देखकर मैच करना पड़ेगा, जिससे मैच हो जाएगा आपको आंसर वही मिल जाएगा। ठीक, तो इसका SP देखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर अगर आप मैच करोगे Ca+2 है 2F- है तो इसके लिए हो जाएगा 10 - 2/2। ठीक है, और F के लिए बताओ क्या हो जाएगा 10⁻³ अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, सॉल्व करो फटाफट, देखो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻ का यहाँ पर 6 और 8 10⁻⁸। ठीक, और अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया। अब देखो इसको और सॉल्व करो फर्दर, 10⁻², 10⁻6 क्या बन गया, ये 10⁻8 बन गया। अपॉन में क्या आ गया आपका 8 आएगा। अच्छा 2 दूनी 4 और ये 8। ठीक, ये आ गया। अब जब आप इसे ऊपर लेकर जाओगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू बनेगी 1.25 × 10⁻⁹। ठीक, कुछ इस तरह की यहाँ पर वैल्यू बन रही होगी। तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू इन ऑप्शंस में अगर देखोगे तो कौन सी होगी, KSP के अकॉर्डिंग देखोगे तो 10⁻10 वाली होगी, बाकी की किसी की 10⁻13 आ रही होगी। ठीक, तो वो आंसर नहीं होगा। इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने की ट्रिक यही है। ठीक, 10⁻9 सबसे नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, आपने वैल्यू क्या पुट करके देखी 10⁻², 10⁻3। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करोगे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डन, 3 क्लियर है, बाकी के ऑप्शंस गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि 65 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। चलो 65 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, NO2 गैस और N2O4 गैस का मानक संभवन ऊर्जा। ठीक है, संभवन ऊर्जा ऊष्मा जो होती है क्रमशः 8.0 और 2.0 किलो कैलोरी है। ठीक, मोल इनवर्स है। NO2 के द्विसंयुग्मन, ठीक, यानी कि अगर यहाँ पर द्विसंयुग्मन की बात करी जाए उसके ऊष्मा का मान किलो कैलोरी में क्या होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन देखो, इसकी रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले इसकी रिएक्शन जो आप करोगे तो NO2 से क्या बन रहा है N2O4, बैलेंस करो 2NO2। ठीक, बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे डेल्टा H क्या होता है, इसको H2 - H1। ठीक, तो आपको पता है H2 क्या है आपके लिए, H2 क्या है उसकी दे रखी है ऑलरेडी, कितनी दे रखी है बताओ, 2 दे रखी है। H2 ये है ना दे रखी है और ये H1 है, तो 2 दे रखी है माइनस H1 की अगर आप बात करोगे इसकी कितनी दे रखी है 8, कितनी दे रखी है देखो 8 दे रखी है ना। देखो फटाफट मिलाओ और 2 × 2 कर दो यहाँ के 2 से लेकर। ठीक, इतना कर दिया। अब इसके बाद इसको माइनस कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा देखो 8 दूनी 16 में से 2 गए 14, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 14 आपका आंसर बन जाएगा। देखो माइनस का 14, देखो ऑप्शन में कहाँ मैच कर रहा है, 4th ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। डन, यहाँ तक की चीज़ें। तो यहाँ पर डेल्टा H से आपने मान निकाल लिया, कितना आ गया माइनस का 14। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
66 क्वेश्चन कह रहा है एक 2 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन जिसकी शुद्धता 25%, ठीक, H2O2 द्रव्यमान है, को अम्लीय माध्यम में पूर्ण रूपेण ऑक्सीकृत करने के लिए KMnO4 विलयन के 25 ml की आवश्यकता हो तो KMnO4 की नॉर्मलता बताओ। ठीक है, KMnO4 की नॉर्मलता आपको बतानी है। कैसे आएगी नॉर्मलता? देखो सबसे पहले तो इसका रिएक्शन लिखो। इसका रिएक्शन कैसे आएगा? सबसे पहले H2O2 प्लस KMnO4, ठीक, ये हो रहा है तो यहाँ पर Mn+2 आपको मिलेगा। ठीक है, Mn+2 मिला। अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, O2, ठीक, अभी हम ऑक्सीकरण के अनुसार ही देख रहे हैं। ठीक है, O2। अब यहाँ पर देखो ये -1, ठीक, ये -1 है और वहाँ पर देखो कितना हो गया, 0 हो गया ना O2, वहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2 है, ठीक, ये 0 है। तो अब अंतर देखोगे तो n बराबर अगर वैल्यू लिखोगे 2, ठीक, और n बराबर 5 का, ठीक है, n बराबर 5। क्लियर इतनी चीजें? अच्छा, अब यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं तो हम क्या करेंगे, इनका ग्राम तुल्यांक H2O2 का, ठीक है, इक्वल टू ग्राम तुल्यांक किसका, KMnO4 का। कैसे पता होगा? देखो क्या होता है फॉर्मूला, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। W/E हो जाएगा। W कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या हो जाएगा इसके लिए, 2/25, ठीक, 2/25, क्लियर, डिवाइड बाय कितना, 100, ठीक है, 2 इंटू 25 और डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 25 डिवाइड बाय 100, ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, E, ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका 34/2, कितना आ जाएगा, 34/2, ठीक। इसी तरह सेम KMnO4 के लिए देखो क्या हो जाएगा, इसके लिए नॉर्मलता इंटू आयतन लीटर में, नॉर्मलता हमें निकालनी है। आयतन आपको पता है 25/1000 कर दो, ठीक, कितना कर दो, क्योंकि ml में है तो इसको 25 डिवाइड बाय 1000, ठीक। अब यहाँ से आप नॉर्मलता निकालोगे, यानी कि n निकालोगे, फाइंड आउट करोगे, सॉल्व करोगे इसे जब, तो आपको नॉर्मलता मिल जाएगी कुछ 1.17, कितनी मिल जाएगी, 1.17। जस्ट कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप नॉर्मलता देखोगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर, इतनी चीज़ें सभी को क्लियर है यहाँ तक की? चलो नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.001 मोलर का एक आपको कंपाउंड दे रखा है। क्या है ये, पहचानो। ये कंपाउंड अमोनियम फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, कि जल अपघटन दर क्या है, H1 है। इसी तरह दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो H2 है, ठीक, 0.1 के लिए। अब दोनों में सही संबंध क्या होगा, H1 और H2 का सही संबंध बताना है। अच्छा देखो दोनों ही क्या है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी कि जो मोलरता होगी, कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो pH होगा या KH वैल्यू होगी उन पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसके हिसाब से H1 क्या हो जाएगा, H2 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H1 = H2। बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर। 68 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। चलो 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रोमीनीकरण के लिए अधिक क्रियाशील कौन होगा। ब्रोमीनीकरण के लिए अधिक क्रियाशील, तो देखो क्रियाशीलता का क्रम सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की सबसे कम होगी, क्लोरोबेंजीन ये दे रखा है ना, क्लोरोबेंजीन। फिर उसके बाद किसका आएगा, उसके बाद आ जाएगा बेंजीन, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बेंजीन की, ये क्रम होगा, ठीक। फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टाइलिन की, ठीक। फिर सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका, सबसे ज्यादा फिनॉल। तो आंसर आपको मिल गया, ठीक है। क्लियर इतनी चीजें। तो सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पर अधिक क्रियाशील कौन है, फिनॉल है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। कम अगर पूछता तो ये हो जाता,
ठीक, तो यहाँ पर फिनॉल इज राइट आंसर, बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, ये क्रम नोट डाउन कर लो, आगे काम आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 69 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो 69 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है एसिटोफिनॉन का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन किस क्रिया निम्न क्रिया द्वारा होगा। तो एसिटोफिनॉन का हम बेंजोइक अम्ल में कन्वर्जन करा रहे हैं। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म की तरह अगर हम देखें तो वहाँ उससे ये कन्वर्जन हो सकता है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, ये क्या है एसिटोफिनॉन। ठीक, एसिटोफिनॉन अब क्या कर रहा है, रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बेंजेनोइक, क्या बन रहा है, बेंजेनोइक अम्ल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हट के OH लग जाएगा बस, यहाँ पर क्लियर। तो यहाँ पर ये बेंजोइक अम्ल बन रहा है, तो इसका जो भी कन्वर्जन ये हुआ है, इसका रीजन ये है कि जो क्षारीय आयोडीन है, यहाँ पर आयोडीन के साथ, आयोडीन किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होता है, NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, याद रखना, इसमें ये रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन होता है। इसके आगे भी थोड़ी सी रिएक्शन होती है, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा बेंजोइक अम्ल ये यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। किसकी मदद से, इसका फिर देखो पहले क्षारीय आयोडीन से कराते हैं, फिर इसका जल अपघटन करा देते हैं। ठीक है, फिर इसका जल अपघटन हो जाएगा, क्लियर, तब जाकर हमें बेंजोइक अम्ल यहाँ पर मिल जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। 69 समझ में आ गया, डन। नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, एथिल फॉर्मेट की क्रिया यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, एक तरह का दे रखा है, इसके साथ अधिकता में कराने पर तथा जल अपघटन द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा। तो आपको बताना है, तो सबसे पहले इथाइल फॉर्मेट का फॉर्मूला बताओ भाई कमेंट सेक्शन में जल्दी से। C2H5, ठीक, ये C2 है, ठीक, ऊपर डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्लियर, ये इथाइल फॉर्मेट का फॉर्मूला है। अब देखो ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ये C2H5 है। ठीक है, लिख लेना C2H5। अब ये रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक, तो यहाँ पर बनेगा क्या, देखो ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा, इसका हाइड्रोलिसिस भी होता है, जल अपघटन भी कराया जा रहा है। तो जब जल अपघटन कराया जाएगा, यानी कि इसी में ही आगे एड ऑन होगा, हम यही लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर आगे ही एड ऑन होगा, तो जब जल अपघटन कराया जाएगा तो यहाँ OH जुड़ जाएगा। ठीक, ये बंध टूटेगा और OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या, डाइफेनाइल। क्या बन जाएगा, ये C के साथ एक तरफ इधर फिनाइल जुड़ेगा, एक तरफ इधर जुड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, अभी बताया हमने, OH बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH और ये H। ठीक, तो इस तरह से एक कंपाउंड हमें मिल जाएगा। तो डाइफेनाइल, ठीक, मेथेनॉल प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5OH, एक कंपाउंड आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या बना है, क्या कंपाउंड मिला है हमें, डाइफेनाइल मेथेनॉल, डाइफेनाइल मेथेनॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्लियर इतनी चीज़ें, रिएक्शन क्लियर है सभी को। डाइफेनाइल क्यों कहा गया, 2 यहाँ पर डाइफेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनिलीन के साथ रिएक्शन हो रही है, यानी कि एनिलीन के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराई जा रही है। ठीक, यहाँ पर अब बोला जा रहा है कंपाउंड A बताओ और कंपाउंड B बताओ। ठीक, कंपाउंड A और B आपको बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, NaNO2 के साथ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले जो A वाला है वो क्या बनेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा C6H5N2 प्लस Cl माइनस, ये हमें A मिलेगा। ठीक है, जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर हमें A मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट अब इसी का दूसरा अगर हमें बताना है, सेकेंड अगर इसी को करोगे तो कैसे मिलेगा, नेक्स्ट वाला हमें मिल जाएगा प्लस B वाला जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा C6H5F। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 कंपाउंड हमें मिले हैं, A और B। रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख लो। अब ऑप्शंस पे जाओ, क्या कह रहा है, उत्पाद B और A बताओ।
ठीक है, यहाँ पर ए जो मिला है उसी की क्रिया कराई गई है, ठीक है, उसी की क्रिया किससे कराई गई है, सेम। देखो एक साथ लिख दिया है, लेकिन देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो फिर से यहाँ पर इसकी रिएक्शन ए जो मिला है इसकी रिएक्शन फिर से कराई गई है इसके साथ, ठीक, गर्म किया गया, क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा फिर से, अगर देखोगे यहाँ पर हमें C6H5F, ठीक, ये मिल जाएगा। तो ए आपको पता चल गया है, बी आपको पता चल गया है। अब आप ऑप्शंस देख सकते हो, ठीक है, ये ए है और बी है। पूछा क्या है, बी और ए, तो पहले बी पूछा है फिर ए पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बी क्या है, C6H5F, देखो कहाँ पर है, चौथा ही ऑप्शन है जिसमें पहले बी आ रहा है और बाद में ए आ रहा है, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, इतनी चीजें यहाँ तक की। चलो तो आगे बढ़ा जाए, ए पता चल गया, बी पता चल गया। 72 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर एक कंपाउंड दे रखा है जिसकी अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जा रहा है, तो उत्पाद क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहे तो H+ जाकर जुड़ेगा, ठीक है, वो किसी बंध को तोड़ रहा होगा। अब CHOH वाले बंध को ये तोड़ रहा हो, ये जो बंध होगा ना इस बंध को वो तोड़ेगा, ठीक, इस बंध को तोड़ेगा और क्या बना लेगा, यहाँ पर सेट सिर्फ रूल लगेगा, ठीक। तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखेंगे तो इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। चलो 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल को, ऑक्जेलिक अम्ल जो है यानी कि COOH का होल ट्वाइस, ठीक, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है सांद्र H2SO4 में। किसमें, सांद्र H2SO4 के साथ। अब कह रहा है इसकी उपस्थिति में गर्म करने पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, ठीक है। ये 3 उत्पाद आपको यहाँ पर मिलते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हैं सभी को, 3 उत्पाद आपको मिल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, बाकी के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट 74 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलो 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है फटाफट। ये समझ में आ गया, सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में ये रिएक्शन हुई है। 74 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का 10% 25 मिनट में पूर्ण होता है, ठीक है। 87.5% अभिक्रिया पूर्ण होने में यहाँ पर कितना समय लगेगा बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर K1 = K2, आपको इनका फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, 2.303 अपॉन T1 है ना, 2.303 अपॉन T1 लॉग क्या आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, पहले तो 100 थी, ठीक, उसके बाद क्या है 10% की बात हो रही है तो 100 अपॉन 100 माइनस 10, ठीक, यही तो हो जाएगी। क्लियर। तो K1 के लिए ये बन गया इक्वेशन, K1 के लिए इक्वेशन समझ में आई, 2.303 अपॉन T1 लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 अपॉन 100/10, डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया, और नॉट अपॉन R होता है लेकिन डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट करो, K2 के लिए सेम करो, K2 के लिए करोगे तो क्या बन जाएगा 2.303, और आपको यहाँ पर ये निकालना है, ठीक है, T2, ठीक। अगर यहाँ पे भी वैल्यू रखनी है T1 की तो रख सकते हो। T1 की वैल्यू क्या दे रखी, 25 मिनट, डायरेक्ट रख दो यहाँ पर 25 मिनट, ठीक। T2 आपको फाइंड आउट करना है, T2 फाइंड आउट करना है। लॉग की अगर वैल्यू देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगी बताओ फटाफट, लॉग की वैल्यू 100 अपॉन 100 माइनस कितना पूर्ण होने के लिए कह रहा है 87.5, ठीक है, 87.5। अब इसे हल कर लो, इसे हल कर लो, क्या आ जाएगा फटाफट देखो। सबसे पहले तो ये कट जाएगा, ठीक, ये कट गया। अब क्या बचा 1/25, ठीक है, लॉग 10/9 कर देते हैं इसे, 1/25 लॉग 10/9, ठीक।
एक ये समझ में आया कैसे, क्योंकि देखो ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 90, तो डायरेक्ट 10 बटे क्या कर लेंगे 9 कर लेंगे। ठीक, उसके बाद 1/T2, 1/T2, T1 तो दे रखा है। अब उधर बताओ क्या होगा, उधर हो जाएगा 100/12.5, क्या हो जाएगा log 100/12.5। ठीक, क्लियर। अब देखो ये अगर इसको हल करोगे कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/25 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर log 10 और माइनस log 9। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो 2 log 3 log 10 और माइनस क्या हो जाएगा 2 log 3। ठीक, अब उसके बाद इक्वल टू करो यहाँ पर, तो 1/T2, ठीक T2, और ये क्या आ जाएगा log 2⁻3। ठीक, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें। अच्छा, अब आगे इसे सॉल्व करोगे जब आप, ठीक है, इसे जब आप आगे सॉल्व करोगे तो 25 उधर पहुँचा दो। ठीक, और मतलब आपको नॉर्मल करना है, और अगर सिंप्लीफाई करोगे उसके बाद आपको एट द एंड आपको जो आंसर मिलेगा, ठीक है, जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या होगा, यहाँ पर एक बार देख लो। यहाँ से सारी इक्वेशन सही है ना, सारी चीज़ें 1/25 log 10/9 बराबर 1/T2, फिर log कितना आ जाएगा 8 को क्या लिख सकते हो आप log 2⁻3। ठीक है, 25 उधर पहुँचा दो। ठीक, तो T2 इधर आ जाएगा, T2 आ जाएगा, फिर log 10 माइनस 2 log 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 25 उधर आया तो 25 log 2⁻3। ठीक, जब आप इसे हल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 493.43 मिनट, ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक, इसे सॉल्व कर लेना, क्लियर है। ये वैल्यू पुट कर देना log 10, फिर उसके बाद log 3 की ये वैल्यू जैसे जैसे पुट कर दोगे आपको इनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित यौगिकों पर विचार करें। यहाँ पर 4 यौगिक दे रखे हैं। ठीक है, बोला जा रहा है उपरोक्त यौगिकों के क्षारीयता का सही क्रम बताओ। तो क्षारीयता के क्रम के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले वाले को अगर आप देखोगे, सबसे पहले वाले को देखोगे वो कैसा है, एलिफेटिक है। ठीक है, एलिफेटिक और सबसे प्रबल क्षार है, वो क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक, और एक रूल भी होता है +I/-I। ठीक, इसके हिसाब से देख सकते हैं, क्लियर है। तो -I जिसका ज़्यादा होगा क्षारीयता उसकी कम होगी। ठीक, इसी तरह R के टर्म्स में भी +R। ठीक, इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, यहाँ पर ये +I इसकी वजह से हो रहा होगा, यहाँ पर -I। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये सबसे लास्ट आएगा, लीस्ट होगा। क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा। ठीक, तो फोर्थ वाला सबसे आखिरी में आएगा, कम होगा, और फर्स्ट वाला सबसे पहले आएगा, ज़्यादा क्षारीय होगा। थर्ड और सेकंड में आप देख सकते हो, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर को, जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करना है। तो देखो कहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ लास्ट आ रहे हैं, फर्स्ट पहला फोर्थ लास्ट। तो देखो फर्स्ट पहला फोर्थ लास्ट यहाँ आ रहा है, बाकी किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही राइट है। अगर हम वैसे देखा जाए तो ये क्या है, ये प्रबल क्षार है। ठीक है, ये प्रबल क्षार होंगे, यानी कि क्षारीयता सबसे ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर थर्ड +I की वजह से हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे सेकंड वाले का हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले का, क्लियर। तो ये क्रम बन रहा होगा, इस क्रम के अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक की चीज़ें सभी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यानी कि 75 तक के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर, तो इसके आगे के क्वेश्चंस 76 से 100 तक के आपको सर करवाने वाले हैं, तो कहीं जाना नहीं है, अभी रुकना है, आगे के क्वेश्चंस आपको सर डिस्कस कराएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी बढ़िया करिए और अच्छे से, और कोई भी मिस्टेक्स हो गई हैं तो उन्हें उन मिस्टेक्स से सीखना है और उसको दोबारा नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं FST 08 का, जिसमें आपका पेपर जो भी FST 08 का पेपर हुआ था, हम लोग हिंदी में पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए पेपर कैसा रहा। पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या थे, NCERT बेस्ड थे।
तो आप लोग अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। तो आइए देखते हैं 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है और 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन यानी मैं करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका 76 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जेलडार विधि में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन में मिट्टी के 1.5 ग्राम नमूने से अमोनिया उत्पन्न होती है, जिसको 20 मिलीलीटर 2m H2SO4 मोलरिटी H2SO4 उदासीन करते हैं। मिट्टी के नमूने में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या होगी। तो आप जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि क्या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मतलब क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज का एक फार्मूला होता है, आप जानते भी होंगे क्या होता है 1.4 इंटू नॉर्मलिटी इंटू क्या होता है वॉल्यूम अपान क्या होता है आपका गिवन मास, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग वेट बोल देंगे, ठीक है ना। क्या होगा आपका 1.4 इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम अपान क्या होगा आपका वेट हो जाएगा। यहां हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहां पर 1.4 क्या है आपका 1.4 है और यही बात करेंगे। बताइए नॉर्मलिटी की बात किया जाएगा तो नॉर्मलिटी देखो यहाँ पे क्या है आपका, आप जानते हैं क्या नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू मोलरिटी होती है। क्या होती है या नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू मोलरिटी होती है। देखो मोलरिटी 2 दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग 2 लिख देंगे इंटू वॉल्यूम कितना दिया देखिए 20 दिया हुआ है अपान वेट देखो कितना दिया आपका है क्या गया 1.5 कितना दिया आपका है 1.5 दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए जब क्या करेंगे 1.4 इंटू 2 इंटू 20 अपान क्या करेंगे 1.5, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ देखो यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप काट दीजिए यहाँ पे, तो क्या कर देंगे हम लोग इसकी वैल्यू जो हम लोग जो आएगी यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको दशमलव हटा दीजिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर काट दीजिए तो क्या करिए अब देखिए यहाँ पे इसको काट दीजिए तो 5 चौका 20 यहाँ पे क्या होगा 0 और 5 3 15 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात करें हम लोग तो क्या करेंगे इसको काट दीजिए इससे तो क्या 3 5 15 0.5 कर दीजिए। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 गुना 80 इंटू क्या करिए 80 इंटू 0.5 कर दीजिए। तो 80 इंटू 0.5 है तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका 0 लगा दीजिए और क्या होगा 8 पे कितना होगा आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ कितना देखो कितना आएगा आपका लगभग क्या 40 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम लोग मान लीजिए क्या करेंगे 1.4 के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 37.33 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 37.33। तो हम लोग क्या एवरेज निकाल लिए हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 37.33 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 37.33। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 77 का। तो देखिए क्या दिया आपका है जब एक्राइलिक अम्ल को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित करते हैं तो यौगिक बनता है। देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्राइलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है सबसे पहले आप बता दीजिए एक्राइलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। देखिए एक्राइलिक एसिड की बात करेंगे तो आप जानते हैं क्या CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्राइलिक एसिड बोलते हैं। अब एक्राइलिक एसिड को जब हम किसके साथ देखें क्या हुआ को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब हम लोग इसको क्या करते हैं रिएक्शन करवाते हैं अपचयित करवाते हैं। जब अपचयित करवा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा आपका एक हाइड्रोजन रिमूव एक ऑक्सीजन रिमूव होता है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं और जब एल्कोहल जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल। क्या होगा आपका एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिंदी में क्या होगा आपका एलाइल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे 78 की। 78 क्वेश्चन की बात करें तो देखो सबसे शानदार क्वेश्चन आपका है CrO4-2। क्या बोलेंगे CrO4-2 अगर हम लोग क्या करें इसमें हम लोग रिएक्शन करवाए हैं इसमें चेंज हो गया आपका Cr2O7-2 में। देखो यहाँ पे क्या दिया है येलो कलर पीला कलर दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिया आपसे है नारंगी कलर।
कौन सा कलर दिया आपके, नारंगी कलर दिया हुआ है। अब यहाँ पूछ रहा है पीएच यक्स होता है, मतलब क्या बोलेगा इसके लिए, पीएच यक्स, और उसका विपरीत क्या होगा, पीएच वाई। मतलब यहाँ दे दिया आपसे क्या, पीएच, इसकी दे दिया आपसे क्या, एक्स, और इसका विपरीत क्या दिया हुआ आपका, पीएच क्या दे दिया यहाँ पे, वाई। हम जानते क्या है, हम ये जानते हैं कि उदासीन न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7। और हम अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं 1 से 7 के बीच में जाते हैं, और यहाँ पे क्या 7 से 14 के बीच में जाते हैं। इसका मतलब अगर 1 से 7 के बीच में जाएंगे तो क्या होता है, एच आयन, एच आयन कंसेंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, किससे, OH माइनस आयन से। यहाँ पे क्या होगा आपका, एच आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी आपकी, कम होगी, किससे, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन से। इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर पीएच की वैल्यू, यहाँ पर पीएच की वैल्यू क्या होगी आपकी, बताइए, लेस देन 7 होगी, ग्रेटर देन 7 होगी, तो क्या बोलेंगे, लेस देन 7 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, CrO4-2 से जब हम Cr2 और 7 में जाएंगे तो यहाँ पीएच की वैल्यू क्या होना चाहिए आपकी, लेस देन 7 होने चाहिए, ठीक है ना। तो यक्स क्या होगा आपका, 7 से कम होना चाहिए। और यही 7 to 14 में जाएंगे, मतलब क्या होगा, वाई देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका Cr2 और 7-2 से कहा जाए CrO4-2 में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, पीएच की वैल्यू क्या होगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब क्या बोल सकते हैं, पीएच की वैल्यू क्या होगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब बोलेंगे क्या, OH मतलब क्या होगा आपका, 7 से ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम लोग यही बोला जाए, तो अगर बोला जाए कि आपसे कि अगर ये मान लीजिए यहीं पे, यहाँ पे हम लोग क्या करें, ऐड, हम लोग क्या करें, हम लोग ऐड कर देते हैं, यहीं पे हम लोग ऐड कर दें क्या, ऐड H प्लस आयन, और इधर हम लोग क्या कर दें, ऐड OH माइनस आयन। जब ऐड H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, जब pH क्या होगा आपका, लेस देन 7, इसका मतलब 7 से कम कौन होगा आपका, यहाँ पे हो रहा है और आपका यहाँ पे हो रहा है। तो इन दोनों की बात करें तो आपका खत्म हो गया। और देखो जब इसमें या इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, ऐड OH करेंगे, पीएच क्या होगा आपका, 7 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पीएच 7 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों देखो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो पूछ रहा है एक्स और वाई क्या होंगे, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, 6 and 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 से कम 6 और 7 से ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 78 का आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर, सॉरी फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 78 का आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 79 का। देखिए नीचे लिखा हुआ क्या, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो O3 अणु में ऑक्सीजन बंध की लंबाई बराबर होती है, एकदम सही है। देखिए अगर हम इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। और O3 अणु में अनुनाद होता है, मतलब रेजोनेंस भी होता है, एकदम सही है। बंध लंबाई की बात करेंगे तो कितना होता है, 1.28 कितना होता है, पिकोमीटर होता है। तो क्या होगा आपका, सब दोनों में सेम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि O3 अणु में क्या होता है, अनुनाद होता है। तो हम क्या बोल देंगे, कथन और कारण क्या होगा आपका, दोनों सही होगा। इसका मतलब क्या होगा, कथन फर्स्ट एंड कथन सेकेंड दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे, ठीक है। बोलिए, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 80 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 80 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सत्य कथन चुनिए। देखिए क्या दिया आपका, SO2 का विरंजक चूर्ण अपचयन के कारण होता है। SO2 का विरंजक चूर्ण ये क्या बोलेंगे, अपचयन के कारण होता है, ये तो आपका एकदम सही है। चलिए SO2 ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों की तरह आप दोनों करता है, एकदम सही बात है। देखो SO2 की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो प्लस का 4 होगा। तो यहाँ +4 से यह सल्फर +6 में भी जा सकता है, और यहाँ पे क्या जा सकता है आपका, -2 में भी जा सकता है। तो क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की तरह बिहेव करेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया, अम्लीकृत K2Cr2O7 पेपर SO2 के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है आपका, हरा हो जाता है, एकदम सही है। क्योंकि क्रोमियम का कलर कैसा होता है आपका, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। SF6 का आसानी से जलीयकरण नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा आपका, क्या होगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आसानी से जलीयकरण नहीं होता है, ये भी आपका क्या होगा, आपका सही हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, सभी आंसर सही होंगे। क्या बोलेंगे, ए बी सी डी सभी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर रिएक्शन की बात किया जाए तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, जब हम लोग SO2 को 2H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H2SO4 हो जाएगा। ठीक है ना, H2SO4 हो जाएगा। और जब H2SO4 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दो नेसेंट हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या, SO2 को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2SO4 प्लस क्या बनेगा आपका, दो हाइड्रोजन आयन क्या होगा आपका रिमूव हो जाएगा। और इसी की हम लोग बात करें यहाँ पे K2Cr2O7 की बात करते हैं तो याद रखिएगा यहीं पर K2Cr2O7 को अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा, यहीं पे क्या बन जाएगा आपका K2SO4, क्या बन जाएगा K2SO4 बन जाएगा। आप प्लस क्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे हम लोग, क्या Cr2 तो इसको दो मोल यहां लिखा हुआ है, Cr2SO4 का क्या होगा आपका होल थ्राइस हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 क्या होगा आपका 4H2O, कितना होगा आपका 4H2O हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका यहीं पे 3 ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। तो यहाँ जो क्रोमियम का जो कलर होता है कैसा होता है आपका, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है बताइए, क्या होगा आपका ग्रीन, हरे कलर का होता है। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, संपर्क में आने पर क्या होता है आपका हरा हो जाता है। एकदम सही आंसर है। तो या ए बी सी डी सभी आपके क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या 81 की बात करें हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ, दिए गए ऑक्साइडों में से अम्लीय ऑक्साइड चुनिए। तो याद रखिएगा अम्लीय ऑक्साइड इसको बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, उसे अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। तो देख लिए क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड की बात करेंगे तो यहाँ क्रोमियम का एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो क्या होगा आपका -6, और बराबर के जब उधर चला जाएगा तो क्या होगा आपका +6 हो जाएगा। तो क्रोमियम पे कितना हो गया आपका +6, तो क्या होगा आपका यहाँ पे ये अम्लीय ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे Mn2O7 है तो 7 दूना 14 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका +7, ये भी क्या होगा आपका अम्लीय ऑक्साइड को शो करेगा। यहाँ पर CuO दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे, Cu पे +2 चार्ज है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा बताइए, बेसिक किसकी तरह, बेसिक ऑक्साइड की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा आपका, बेसिक क्षारीय ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, क्षारीय ऑक्साइड की तरह बिहेव करेंगे। और CO क्या होता है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, क्या बोलेंगे उदासीन ऑक्साइड। क्या होगा आपका उदासीन ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। और कौन कौन से हो सकते हैं आपका CO NO N2O, ये क्या होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। SO2 की बात किया जाए तो सल्फर पे कितना होगा +4 हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका, क्या होगा आपका अम्लीय ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। तो कौन कौन से होंगे आपके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका SO2 Mn2O7 और कौन सा होगा आपका CrO3। देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका CrO3 Mn2O7 और क्या होगा आपका SO2। ये तीनों क्या होते हैं अम्लीय ऑक्साइड को क्या करते हैं आपके शो करते हैं। ठीक है, बताइए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग है 82 की बात करें, क्वेश्चन 82 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है लेड स्टोरेज बैटरी के आवेशन के दौरान एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा यहीं पे हम लोग बात करते हैं एनोड पे। तो याद रखिएगा एनोड की बात करें तो देखो यहाँ एनोड पे क्या होता है आपका, देखिए इसी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो Pb+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या होता है यहाँ पे Pb लेड होता है, यहाँ +2 से किस में जा रहा है 0 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका रिडक्शन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं हम लोग हैं अपचयन कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका, और यहाँ पर एनोड पे क्या होता है अपचयन और कैथोड पे क्या होता है आपका, क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। लेड स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे तो एनोड पे क्या होता है अपचयन और कैथोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या होगा आपका +2 से देखो यहाँ पे +4 में जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है +2 से
+2 में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 82 का सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, रिडक्शन की बात करेंगे तो ए नोड पे क्या होता है आपका, ए नोड पे क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन, और कैथोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 83, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित आयन प्रकाश को अवशोषित करता है। मिश्रित आयन प्रकाश को अवशोषित करता है, वो अवशोषित करता है जिसके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, जो बोल सकते हैं हम लोग क्या, यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। यहां बात करेंगे स्कैंडियम पे, तो देखो यहाँ पे प्लस का 3 चार्ज हो जाएगा, इसका 0 होता है, प्लस का 3 हो जाएगा। और स्कैंडियम पे अगर मान लीजिए प्लस का 3 है तो आप जान लीजिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो नहीं करते हैं। टाइटेनियम प्लस का 4 है, इसका मतलब ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो नहीं करेगा। ईएन का 0 होता है, अमोनिया का 0 होता है, तो क्या हुआ, भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो नहीं करेगा। जिंक की बात करें तो जिंक पे प्लस का 2 चार्ज होता है, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो नहीं करेगा। तो मिश्रित प्रकाश को कौन अवशोषित करेगा, जिसके पास क्या होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और थर्ड वाले की बात करें हम लोग तो क्रोमियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस का 3। अब प्लस का 3 है तो इसके पास क्या है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा आपका मिश्रित आयन प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है ना, बोले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है आपका यही, और क्या करेगा अवशोषित करता है क्या, मिश्रित आयन प्रकाश को। ठीक है, चलिए तो क्या होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 84 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया क्या, XeO2F2 XeF4 एंड XeF6 में जीनान परमाणु पर लोन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्रमशः होगी। तो याद रखिएगा यहां पर हम लोग बात करें XeO2F2 की बात करें, यहां पे XeF4 की बात करें, और यहां बात करते हैं हम लोग हैं XeF6 की बात करें। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, यहां बना लीजिए आप, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे डबल बॉन्ड आप यहां लगा लीजिए, ऐसे डबल बॉन्ड आप यहां लगा लीजिए, और एक फ्लोरीन आप यहां जोड़ दीजिए, दूसरा फ्लोरीन आप यहां जोड़ दीजिए। लेकिन अभी क्या है, इसके पास एक लोन पेयर है। जीनान टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो आप इसको ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, और इसके पास कितना होगा, जीनान के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना होगा 2 लोन पेयर। और XeF6 की बात करें हम लोग तो यहां पे हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बना लेंगे, यहां देखिए आपका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, यहां पे, और यहीं पे क्या होगा आपका एक लोन पेयर हो जाएगा। तो देखिए कितने होंगे, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, कितना होगा आपका एक लोन पेयर हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 1 2 एंड क्या होगा आपका 1 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग है 86 के खंड बी की बात करें हम लोग, देखो क्या दिया हुआ, निश्चित ताप पर अमोनिया के वियोजन का आंकड़ा निम्नलिखित है, ये दिया हुआ है, पूछ रहा अभिक्रिया की कोटि होगी। बताइए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा आपका, बोलिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है, और प्रेशर की पावर क्या होता है, n-1 होता है। यहीं पे हम लोग बात करें, किसकी बात करते हैं, T हाफ यहां ले लीजिए 1, और यहीं पे लीजिए T हाफ किसके लिए ले लीजिए 2 के लिए, इज इक्वल टू यहां पे ले लीजिए क्या, P2 अपान P1 क्या होगा आपका n-1 हो जाएगा। ठीक है,
देखिए अब क्या बनेंगे, टी हाफ ले लीजिए, क्या कितना दिया है 3.64 अपान T2 लिख लीजिए आप, इसका ले लीजिए 1.82 ले लीजिए, इज इक्वल टू P2 की वैल्यू कितना है 100 अपान क्या करेंगे 50 की पावर n-1। इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका 2, देखो 2 आएगा आपका, और क्या होगा आपका 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा, और 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और n इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1 + 1 इज इक्वल टू कितना होगा 2। इसका मतलब अगर n की वैल्यू 2 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोल देंगे, क्या बोलेंगे द्वितीय कोट की अभिक्रिया। तो क्या होगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी सेकेंड हो जाएगी, तो क्या होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 87 की। देखिए 87 में क्या दिया हुआ आपका, मेथेन को अगर हाफ O2 गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन गया आपका, देखिए मेथेनॉल बन गया, एक ही एंथैल्पी क्या आपका ऋणात्मक दी हुई है, तो CH4 मेथेन और CH3OH की दहन उष्मा x और y हो तो कौन सा संबंध क्या होगा आपका सत्य है। यहां आप देखिए हम लोग बात किए हैं एंथैल्पी ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं डेल्टा H क्या हो गया आपका निगेटिव हो गया, और जब डेल्टा H निगेटिव होगा इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं y - x, यहां बोल सकते हैं क्या हम लोग, अगर डेल्टा H निगेटिव है इसका मतलब क्या बोलेंगे y - x की वैल्यू क्या होगी आपकी निगेटिव हो जाएगी, और यहीं पे बात करें अगर निगेटिव हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या बोल देंगे हम लोग यहां पर देखिए, अगर हम लोग बोले तो इसका मतलब अगर निगेटिव है तो क्या होगा आपका y और x में x की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, किससे हो जाएगी आपके y से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, अगर निगेटिव वैल्यू है तो आप जान लीजिएगा क्या होगा आपका x की वैल्यू ज्यादा होगी y से, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेकेंड ऑप्शन x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। और एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होती है आप जानते भी होंगे, क्या होता है H2 - H1 होता है, प्रोडक्ट अपान के प्रोडक्ट माइनस क्या होगा आपका रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 88 की। देखो क्या लिखा हुआ आपका, एक के वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज Ya और XA मोल फ्रिक्शन में क्या संबंध है, यदि विलयन में A का मोल प्रभाज XA दिया हुआ है और A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या दिया आपका P0 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं मोल प्रभाज Ya इज इक्वल टू क्या होता है P0 A इंटू XA अपान क्या होता है टोटल प्रेशर, क्या बोलेंगे टोटल प्रेशर होता है। Ya के लिए बात करेंगे और यही YB की बात करें हम लोग तो YB की इक्वल टू क्या होता है P0B इंटू क्या होगा आपका XB अपान टोटल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या पूछा आपसे है, क्या पूछ दिया आपसे, क्या यदि विलयन A का मोल प्रभाज XA है तो पूछ रहा है क्या Ya क्या होगा, तो Ya क्या दिया Ya इज इक्वल टू क्या P0A इंटू XA अपान क्या होगा आपका टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 89 की। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट एंड कथन सेकेंड। तापमान बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक घटता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होगा आपका एक्जोथर्मिक होगा और क्या होगा आपका इसका घट रहा है, मींस क्या बोल सकते हैं रिएक्शन कहां जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और तापमान को बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक बढ़ता है, इसका मतलब क्या होगा आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो क्या होगा आपका इस साम्य स्थिरांक क्या होता है बढ़ता है। इसका मतलब क्या होगा आपका 89 का कथन फर्स्ट भी सही है और कथन सेकेंड भी सही है, तो आप ये बोल सकते हैं दोनों सही है, तो फोर्थ इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं
90 क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या दिया हुआ 90 क्वेश्चन में, एक चालकता सेल जिसमें विद्युत अपघट्ट का विलयन जिसकी सांद्रता 0.1 मोलरिटी है, उसका प्रतिरोध 100 ओम है, के विलयन की चालकता 1.29 साइमन मीटर इनवर्स है। उसी सेल में 0.02 मोलरिटी का विद्युत अपघट्ट विलयन भरा गया है जिसका प्रतिरोध 520 ओम है। 0.02 मोल विद्युत अपघट्ट विलयन की मोलर चालकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? मोलर चालकता। इसका मतलब पूछ रहा क्या आपसे? डेल्टा एम। डेल्टा एम मतलब मोलर चालकता क्या होती है आपकी? है कप्पा इंटू 1000 अपान क्या होता है? मोलरिटी होता है। कप्पा इंटू 1000 अपान क्या होता है? मोलरिटी होता है। और कप्पा क्या होता है बताइए? क्या होता है? कप्पा इक्वल टू क्या बोल देंगे? रेजिस्टेंस अपान, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चालकता अपान प्रतिरोध। क्या बोल देंगे हम लोग? कंडक्टिविटी मतलब बोलेंगे चालकता, चालकता अपान क्या होगा आपका? प्रतिरोध हो जाएगा। कंडक्टिविटी अपन क्या होगा? रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कितना दिया आपका है? 1.29। और देखो प्रतिरोध की वैल्यू कितना दिया आपके? कितना दिया आपका? 520। कितना दिया आपसे? 520 दिया हुआ है। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपकी वैल्यू आपकी आएगी, कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 2.48 इंटू 10 टू दी पावर 2.48 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा आपका? माइनस का 3 हो जाएगा। 2.48 दशमलव हमको देखो यहाँ पे की वैल्यू कभी कम है तो क्या 10 टू दी पावर माइनस 3 ही होगा। 1200 हो जाएगा यहाँ पे, 1290 या 520, तो 5 दूना 10, ठीक है ना। तो 2.48 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कप्पा की वैल्यू रख दीजिए क्या? 2.48 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 इंटू 1000 अपान मोलरिटी की वैल्यू क्या दी हुई है बताइए? मोलरिटी की वैल्यू क्या दी यहाँ पे? 0.02 दिया हुआ, देख लीजिए 0.02 दिया हुआ है तो निकाल लीजिए, यहाँ 0.02 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर कौन सा आएगा? जल्दी से इसमें आंसर दीजिए, आपका क्या होगा आंसर? बोलिए आपका आंसर आएगा 0., देखो आप क्या करेंगे हम लोग इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा आपका? 124 इंटू 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा? माइनस का 4 क्या होगा आपका? साइमन मीटर इनवर्स क्या होगा आपका? मीटर सॉरी साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर स्क्वायर क्या होगा आपका? मोल इनवर्स। ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, तो यहां पे बात करेंगे हम लोग तो 10 टू दी पावर माइनस क्या होगा आपका? 4, तो 124 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए सभी लोग का आंसर सही। आइए बात करते हैं 91 की। 91 में क्या दिया हुआ है? 10 मिलीलीटर गैसीय हाइड्रोकार्बन का दहन होने पर 40 ml CO2 और 50 ml H2O वेपर उत्पन्न होता है। हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका मतलब क्या होगा आपका? यहां हम बोल सकते हैं क्या कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? अगर हम लोग बोल दें क्या हम लोग लेते हैं C4H10 को, अगर हम लोग क्या करें हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग क्या करें हीट कर दें तो क्या बन जाएगा आपका? 4 मोल CO2 बन जाएगा। क्या बनेगा? 4 मोल CO2 प्लस क्या बनेगा आपका? 5 मोल H2O बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? 4 दूना 8 और क्या होगा आपका? H2O। तो यहाँ आप क्या करिए आप यहाँ पे क्या C4H10 आप प्लस क्या करिए आप लोग O2 5 O2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो देखो यहाँ पे कितना दिया? 4 दूना 8, 8 5 13। तो यहाँ पे क्या करिए 30/2 कर दीजिए। क्या करिए 30 प्लस 13/2 O2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसके कितने दिया हो देखो यहाँ पे, देखो दिया हो क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? देखो हाइड्रोकार्बन
अगर इसके 1 मोल के लिए क्या दिया आपका है, इसका 1 मोल है, इसका कितना मोल दिया हुआ आपका 4 मोल दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया आपका है 5 मोल आपके दिए हुए हैं। तो 1 मोल के लिए जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है, गैसीय हाइड्रोकार्बन है, तो इसका कितना होगा आपका, अगर 10 मिलीलीटर दिया हुआ है, इसका मतलब अगर 4 मोल की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 मीन्स क्या बोल देंगे हम लोग 40 मिलीलीटर हो जाएगा। और 5 है तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 हो जाएगा, तो कितना होगा आपका 50 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो 50, तो यहाँ पूछा गया है कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, तो देखो इसी हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे जो आपका होगा, इसी से क्या बन रहा है आपका, यहाँ 50, यहाँ क्या बन रहा है 40, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 10 बन रहा है, तो C4H10 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग हैं यहां पर 92 की, हाइड्रोजन जैसे परमाणु के आयनन विभव का मान 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हाइड्रोजन जैसे परमाणु के द्वितीय आयनन विभव का मान होगा। ठीक है ना। तो यहां एक फार्मूला होता है एनर्जी का, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है माइनस का 13.6 इंटू क्या होगा आपका जेड स्क्वायर अपन क्या होगा आपका एन स्क्वायर हो जाएगा। यही बात करें हम लोग क्या 13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 का स्क्वायर, वो द्वितीय आयनन विभव की बात करेगा, और एन की वैल्यू कितना होगा आप बताइए, यहाँ पे कितना होगा आपका, हाइड्रोजन जैसे परमाणु की बात करेंगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितना होगा आपका, जेड की वैल्यू का आपने क्या लिखा, आपने जेड की वैल्यू 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितना होगा आपका 3 का क्या होगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे 13.6 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना होगा 9, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा आपका यहीं पे 9, तो कितना होगा आपका माइनस 1.9413 4 और कितना होगा 6 9 5 45 1.5 और 1 0 9 1 9 1.51 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आएगा आपका 4 4 5 20 0 और 4 1 4 कितना होगा आपका 4 5 20 के 0 4 1 4 2 कितना होगा 6, तो कितना होगा माइनस का 6.04 हो जाएगा, कितना का माइनस का 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यही आपका आंसर कौन सा होगा आपका सही हो जाएगा, माइनस का 6.04 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बोलिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग है 93 की। देखिए क्या दिया हुआ एजीमुथल क्वांटम, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का चुंबकीय क्वांटम संख्या की कुल संख्या होगी। तो यहां बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, आप जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल टू क्या होता है 2l+1 होता है। अब क्या पूछा आपसे, क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगा 2l इक्वल टू क्या होगा आपका m-1 हो जाएगा, और l इक्वल टू क्या होगा आपका m-1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मीन्स क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 डिवाइड बाई 2, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका देख सकते हैं सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 93 का क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 94 की। 94 में क्या दिया हुआ सही कथन है। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं एनोमर होते हैं, एकदम सही आंसर है। क्या होते हैं ये एनोमर होते हैं। अगर फ्रक्टोज अपचायक शर्करा तथा सुक्रोज गैर अपचायक शर्करा होता है, ये भी सही है। फ्रक्टोज क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर, और क्या होता है देखो यहाँ सुक्रोज क्या होता है आपका क्या बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये तो आपका एकदम सही आंसर है। ग्लूकोज गैर अपचायक शर्करा होता है, गैर नहीं होता है, ये गैर क्या होता है अपचायक शर्करा होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो यही क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। आइए माल्टोज म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित करता है, एकदम सही है। म्यूटा रोटेशन को भी क्या करता है प्रदर्शित करता है, तो ये भी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। मतलब क्या बोलेंगे फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। तो आपका आंसर कौन सा होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर,
फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्या होंगे आपके सही होंगे। ठीक है, बोलिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं अगले क्वेश्चन की बात करें 95 की। 95 में क्या दिया हुआ है, दिए गए संरचना में किरेल केंद्र तथा द्विबंध के प्रति ज्यामितीय समानता निम्न अणु में हो सकती है। तो देखिए सबसे बड़ा बात करें इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो इस कंपाउंड की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए सर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, इस कार्बन की बात करें तो कायरल कार्बन होगा, और जब कायरल कार्बन होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। यहाँ पे देखो दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप आपके अलग अलग हैं, यहाँ पर भी क्या होगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखना हमको ये है कि यहाँ पे क्या आर बनेगा कि यस बनेगा। तो देखिए इससे जुड़ा हुआ पहला एटम फ्लोरीन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है ज्यादा, इसको फर्स्ट मान लिया आपने। दूसरा आइटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, इसको क्या मान लिया आपने, सेकंड मान लिया। थर्ड कौन सा है आपका, कार्बन, कार्बन हो गया, और फिर क्या होगा आपका क्या होगा ऑक्सीजन, तो थर्ड आपने इसको मान लिया। इसका मतलब क्या होगा, यहां आप कह सकते हैं कि रोटेशन क्या होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो क्या देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। जब क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा आपका आर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टस। क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टस बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर एच एस, राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है ना। और यहाँ डबल बॉन्ड की बात बोल दिया, कार्बन कार्बन में क्या आपका है डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो देखो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले कहाँ हैं, सेम साइड है, और हायर मॉलिक्यूलर वेट सेम साइड में होंगे तो यहाँ पे क्या होता है आपका ई फॉर्म बनता है। क्या बनता है, ई फॉर्म बनेगा, और ई फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर ई फॉर्म बनेगा, और क्या बनेगा आपका आर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो क्या होगा आपका आर, और क्या होगा आपका सॉरी जेड मीन जूसा में, माफ करिएगा, ई मीन्स ट्रांस होता है, जेड मीन्स क्या होता है आपका सिस फॉर्म बनता है। क्या बनता है, सिस फॉर्म बनेगा, और क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, ई मीन्स क्या होता है आपका ट्रांसफॉर्म बनता है। क्या बनता है आपका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका हायर मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम साइड में है तो क्या होगा आपका जेड फॉर्म बन जाएगा। तो क्या होगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 96 के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 96 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ क्या दिया हुआ आपका, उत्क्रमणीय रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य निम्न द्वारा दिखाया गया है। इसका मतलब क्या, रुद्रोष्म प्रक्रम की बात करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो क्या होता है इसके लिए वर्क डन की बात करें, कार्य की बात करते हैं, तो W इक्वल टू क्या होता है बताइए, NR। क्या होता है, NR अपान गामा माइनस 1 क्या होता है T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या होगा पर वर्क डन इज इक्वल टू NR अपान गामा माइनस 1, ब्रैकेट में क्या होता है T2 माइनस T1 होता है। ये रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए किए गए कार्य का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यही सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका गामा माइनस 1 हो जाएगा। क्या होगा आपका गामा माइनस 1 कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 97 की। किसकी बात करें, 97 की। सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक एरोमेटिक यौगिक यक्ष है जिसका अणुसूत्र C9H10O है, तो निम्न रासायनिक परीक्षण देता है। क्या देगा आपका 2,4 DNP उत्पन्न करता है, टैलेंस अभिकर्मक को अपचयित करता है, कैनिजारो अभिक्रिया देता है, और अभिक्रिया 1,2 बेंजेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल बनाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपका जिसका अणुसूत्र ए होगा, जो चारों आपके क्या करेंगे कैरेक्टर को शो करते हैं। बताइए कौन सा आंसर इसमें होगा आपका। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पे हम लोग बात करें, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं 6 कार्बन तो बेंजीन का हो गया। यहाँ हम लोग क्या ले लें CHO ले लीजिए, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, हम लोग CH2, और क्या ले लें हम लोग CH3 ले लें। देखिए 6 और 3 क्या होगा आपका 9 हो गया, तो C2H5 हो गया। अगर इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएं, क्या बोले हैं, देखो पहला 2,4D 2,4 क्या बोलेंगे DNP के साथ डाईमेथिल फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ रिएक्शन कराएं, डाईमेथिल फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका
यहीं पे हमारा बन जाएगा क्या, यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे सी क्या बोलेंगे आपका, क्या होगा आपका CH, क्या बनेगा आपका CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा N, यहाँ पे क्या होगा आपका N हो जाएगा, और CN यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C, इसको थोड़ा ऐसे कर लें थोड़ा सा हम लोग, CN यहाँ पे H हो जाएगा, और उसके बाद क्या बनेगा, यहीं पे बेंजीन बना दीजिए, और जब बेंजीन बना देंगे आप तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आर्थो पे NO2 जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका पैरा पे NO2 जोड़ दीजिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग 2,4 DNP भी उत्पन्न करता है, इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्लस क्या होता है, यहीं पे H2O क्या होती है आपकी रिमूव होती है, और देखिए टालेंस अभिकर्मक को अपचयित करता है यही कंपाउंड। इसी कंपाउंड की बात करें तो यही कंपाउंड जो आपका है यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर CHO, और यहाँ पे ले लीजिए C2H5 को अगर हम लोग Ag के साथ रिएक्शन कराएं, किसके साथ, देखिए Ag NH क्या होगा आपका Ag NH2, इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए प्लस, और क्या होगा आपका OH माइनस, तो इसकी अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बनेगा क्या आपका, यहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ देखिए एसीटेट एंड बेंजोएट, देखो C6H5 COO माइनस, आप क्या होगा यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, क्या होगा आपका C2H5, और C2H5 प्लस क्या बन जाएगा आपका Ag बन जाएगा, और यही क्या होगा आपका टालेंस अभिकर्मक को क्या करेगा आपका अपचयित कर देगा, ठीक है ना, क्या करेगा टालेंस अभिकर्मक को अपचयित कर देगा जाएगा। और कैनिजारो अपक्रिया के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो कैनिजारो अपक्रिया के लिए क्या होता है, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में क्या होगा आपका कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ बोला गया है अभिक्रिया 1,2 क्या बोलेंगे बेंजेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल बनता है, तो जब इसी की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका 1,2 बेंजेन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फिर जब इसकी हम लोग रिएक्शन करा दें, किसकी रिएक्शन करा दें CHO, और यहाँ पे लिख दें हम लोग C2H5 का, जब हम लोग ऑक्सीडेशन करा देंगे, और जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1,2 क्या बनेगा आपका बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्या बनेगा आपका बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो क्या होगा आपका 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आज से पूछा जाता है कि इससे क्या क्या बनेगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 98 की, पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में प्रोपीन के साथ HBr की अभिक्रिया देती है। देखिए सर, अगर हम लोग बात करते हैं अनुपस्थिति में, इसका मतलब प्रोपीन मतलब क्या बोलेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कि अगर हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ और H2O2 एब्सेंट हो, मगर अगर आप मान लीजिए H2O2 की बात करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या बेंजोइल पेरोक्साइड हुआ, अगर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो क्या होता है आपका एंटी मार्कोनिका रिएक्शन होती है, और जब इसकी अब्सेंस होगी H2O2 की क्या हो गया आपकी अब्सेंस हो जाएगा, तो क्या होता है यहाँ पे मार्कोनिकाफ रिएक्शन होती है, क्या होती है मार्कोनिकाफ रिएक्शन होती है, और निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जिस पार्ट पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है कम होती है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CH3 क्या सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका Br, और क्या हो जाएगा आपका CH3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या देखिए 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बताइए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे क्या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग हैं आइसो बोल देंगे। तो यहाँ अगर ब्रोमीन जुड़ गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे आइसोप्रोपाइल
ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर H2O2 प्रेजेंट होता तो क्या होता आपका? ब्रोमीन यहां जुड़ता है, जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग CH3 CH2Br बोलते, CH2Br हो जाता तो क्या होता आपका? नॉर्मल प्रोपाइल, और क्या होता आपका? ब्रोमाइड हो जाता। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं 99 की बात करें हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ आपका है, समान मात्रा की विद्युत धारा को अलग अलग विद्युत अपघट्ट सेल जिसमें NiNH3 और CrNH3 है में प्रवाहित की जाती है। यदि पहले सेल में 0.3 ग्राम निकिल इकट्ठा होता है तो दूसरे सेल में कितनी मात्रा क्रोमियम का इकट्ठा होगा? देखिए निकिल का एटॉमिक वेट दिया हुआ आपका है 59 और इसका दिया क्रोमियम का 52 होता है। आइए तब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहीं पे बात करें हम लोग तो निकिल किस में चेंज होता है? Ni प्लस का 2 में चेंज हो जाएगा। और क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम यहां देखो क्या दिया है, क्रोमियम प्लस 6 से किसमें चेंज होता है? क्रोमियम प्लस का 3 में। यहां कितने का चेंज आता है? N की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 हो जाएगी। और यहां पर कितने का चेंज आ रहा है? 0 से प्लस का 2 में जा रहा है तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है ना? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वेट अपान इक्विवेलेंट वेट क्या होगा आपका? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा आपका? वेट अपान क्या होगा आपका? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। किसके लिए? ये किसके लिए आपका है? ये निकिल के लिए है और ये क्या है आपका? क्रोमियम के लिए। किसके लिए है? क्रोमियम के लिए। ठीक है ना? तो देखो क्रोमियम की पूछ रहा है दूसरे सेल में कितनी मात्रा में क्रोमियम, मतलब वेट पूछ रहा है क्रोमियम का। अब वेट किसका दिया हुआ है? इसका देखिए यहां पर वेट दिया हुआ है, निकिल का वेट दिया हुआ है। किसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्या? निकिल का वेट कितना दिया है? 0.3 दिया हुआ है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपान क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं क्या? मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया आपका? 59 डिवाइड बाय क्या होगा? 2। यहाँ पे आपका ऐसे हम लोग लिख दिए हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू इसका वेट पूछ रहा है किसका? क्रोमियम का, अपान क्या हो जाएगा? यहीं पे मॉलिक्यूलर वेट देखो यहाँ पे दिया हुआ आपका 52 डिवाइड बाय क्या? क्रोमियम का क्या होगा आपका? 52 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग क्या होगा आपका? ये आपका आंसर आ जाएगा 1.7 आ गया। कितना का? 0.17 ग्राम। कितना का आपका? 0.17 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो इसको काट दीजिए तो कितना आएगा आपका? देखिए यहाँ पे 0.3 डिवाइड बाई इसको कर दीजिए तो 2 दूना 4, यहाँ पे कितना होगा? 2 9 18, कितना होगा? 2 5 10 इज इक्वल टू वेट किसके लिए? क्रोमियम के लिए। अपान ऐसा कर दीजिए क्या होगा आपका? 1 और 3 7 21, 7 और कितना होगा? 1 तो 17.3 हो जाएगा। और इसको आप अपोजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे काट देंगे तो कितना कितना आपका आंसर आ जाएगा? लगभग वेट की बात करेंगे, वेट किसके लिए? क्रोमियम की बात करेंगे तो कितना होगा? 0.17 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना? कितना आएगा आपका? 0.17 ग्राम आपका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 100 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस युग्म में पहले परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा दूसरे की तुलना में कम है? तो याद रखिएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पे जाने पे क्या होती है आपकी? इंक्रीज होती है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे जाने पे क्या होती है आपकी? डिक्रीज होती है। क्या होती है? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे क्या होता है आपका? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा थर्ड पीरियड की बात करते हैं। किसकी बात करें? थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो याद रखिएगा थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और किसकी बात करेंगे हम लोग? आर्गन की। तो याद रखिएगा यहीं पे क्वेश्चन पूछाता है कि बताओ थर्ड पीरियड में बात करेंगे तो यहाँ पर
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो बढ़ता है, लेकिन अगर बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा। फिर एल्युमिनियम की बात करेंगे, फिर फास्फोरस की क्या होगा, ज्यादा होगा सल्फर से, फिर क्या होगा आपका क्लोरीन, फिर क्या होगा आपका आर्गन। ऐसा क्यों होता है आप भी जानते हैं, क्या होता है, ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्या होगा आपका, ड्यू टू हाफ फील्ड क्या होगा आपका ऑर्बिटल। इसकी वजह से क्या होगा आपका, फास्फोरस का ज्यादा हो जाएगा, किससे, सल्फर से। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, पहले परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा दूसरे से क्या होगी आपकी, कम है, तो पहले परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा सल्फर की कम होगी, किससे, फास्फोरस से। तो ये तो आपका एकदम क्या होगा आपका सही है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन की बात करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे डिक्रीज करती है, इसका मतलब क्या होगा, फ्लोरीन का क्या होगा आपका ज्यादा हो गया। नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। बेरिलियम बोरान में भी क्या होता है आपका, बेरिलियम का ज्यादा होता है, बोरान का क्या होता है आपका कम होता है। तो क्या होगा आपका, पहले की कम पूछा है, देखो पहले परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा क्या होगा दूसरे की तुलना में क्या होगा आपका कम है, तो मतलब क्या होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहे हमारे FST 08 में 76 से लेकर 100 क्वेश्चन मैंने किया। तो पेपर आप लोग का बहुत अच्छा हुआ होगा और आशा करते हैं कि अगर इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन करिएगा और अच्छे में अपने मनचाहे मेडिकल कॉलेज में जाइए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन का बहुत मतलब होता है, मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आएंगे और उसको आप करिएगा और अपने मनचाहे मेडिकल कॉलेज में और अपने मेडिकल कॉलेज में और अपने शानदार मेडिकल कॉलेज में जाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।